लोग सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे होंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या साबित करना है, प्रूव E1 यूनिट वेक्टर जो है, जो जिसको हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर बोलते हैं, H2 H3 डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U3। ठीक है, with similar equations for E2 and E3 where U1 U2 U3 are orthogonal coordinates, where U1 U2 U3 are orthogonal coordinates। ठीक है, अब इसके लिए जो नोटेशंस हमारे पास यूज हुई है वो सारे आपके इल्म में है कि U1 U2 U3 हमने जनरल लेकर चला हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करेंगे तो ये उससे रिप्लेस हो जाएंगे। H2 और H3 जो है वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्केल फैक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, और E1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट टेंजेंट वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो E1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, E रो यूनिट वेक्टर से। H2 और H3 जो आपके पास सेकंड है से आपने थीटा और z यूज किए हुए हैं, तो H2 थीटा बन जाएगा, H2 थीटा H थीटा को, और H3 H z रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा U2 जो आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट है जो कि सरफेस आपके पास बनेगी, और अकॉर्डिंगली आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम वही एक्सप्रेशंस जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर प्रूफ किए हैं उनको हम लेकर चलेंगे। सो प्रीवियस प्रॉब्लम ये क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, तो 19 के अंदर अभी हमने प्रूव किया है, सिंस वी नो दैट वहां हमने क्या प्रूव किया है कि डेल्टा U1 डेल्टा U2 और डेल्टा U3 जो हैं वो आपके पास किस चीज के बराबर होते हैं। सो डेल्टा U1 हमारे पास क्या है, वहां पर अभी हमने जो साबित किया है E1 यूनिट वेक्टर ओवर H1। डेल्टा U2 किसके बराबर है, E2 ओवर H2 के बराबर है, और डेल्टा U3 किसके बराबर है, E3 ओवर H3। हमने क्या लेना है, डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U3। ये स्टेटमेंट से हमें नजर आ रहा है कि हमने किस तरफ कंटिन्यू करना है। तो डेल्टा U2 का क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे डेल्टा U3 के साथ। इसका मतलब ये जो हमारे पास डेल्टा U2 है, ये हमारे पास डेल्टा U3 है, इन दोनों का हम क्या लेने लगे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन, इन दोनों इनके नाम आप चाहे दे दें, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 3 कह देता हूं। सो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विद इक्वेशन नंबर 3 वी गेट डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U3। वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, E2 यूनिट वेक्टर ओवर H2 क्रॉस E3 यूनिट वेक्टर ओवर H3। ठीक है, अब H2 और H3 आपके पास क्या हैं, स्केलर्स हैं। H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमें पता है H2 रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल R और पार्शियल U2 की मैग्नीट्यूड को, ये एक स्केलर है। ठीक है, इसी तरह H3 रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्केलर को। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास MA क्रॉस NB लिखा हो, ठीक है, तो ये किस चीज के बराबर हो जाता है, M और N आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं A क्रॉस B की। ठीक है, ये बात हमारे इल्म में मौजूद है। तो 1 ओवर H2 1 ओवर H3 ये हमारे पास क्या आ गया, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U3 किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर H2 H3 इकट्ठे हो गए, 1 ओवर H2 H3 इकट्ठे हो गए, आगे क्या आ गया, E2 क्रॉस E3। ठीक है, अब E2 और E3 हमारे पास क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स, और हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, ऑर्थोगोनल। सिमिलर जैसे आपके पास I J के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, I J, और ये आपके पास किया जाता है। हमें पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक तीसरा वेक्टर, ऐसा वेक्टर आता है जो के बराबर होता है, जो लाई करता है, जो इन दोनों वेक्टर्स की वजह से मिलकर प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर। लाइक अगर ये A वेक्टर है और ये आपके पास B वेक्टर है तो C क्या होगा, इनके नॉर्मल या परपेंडिकुलर कहते हैं हम। ठीक है,
तो I की हम J के साथ जब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, K यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, ऑर्थोगोनल है। I और J जो मिलकर प्लेन बना रहे हैं, हमेशा K यूनिट वेक्टर जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब हमारे पास क्या है, E1 E2 E3 जो है वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम के, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब कि अगर ये मेरे पास E1 यूनिट वेक्टर है, ये मेरे पास E2 यूनिट वेक्टर है और ये मेरे पास E3 यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो मेरे पास जो डायरेक्शंस एंगल की जाती है वो कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके पास बन गई होती है। तो जब मैं E1 की क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा E2 के साथ ऐसे, तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और वो किसके बराबर है, E3 यूनिट वेक्टर के। इसी तरह जब मैं E2 की और E3 की क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों की बनने की वजह से जो प्लेन आ रहा है उसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये E2 ने E3 की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। बेसिकली तो आप फार्मूला भी ओपन करके कर सकते हैं कि A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड क्या होती है, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन के अंदर वो आपके पास वेक्टर आ रहा है। तो हमारे पास E2 और E3 का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, E1 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं E1 यूनिट वेक्टर से ओवर H2 H3, वेयर हमने क्या यूज किया है, E2 क्रॉस E3 किसके बराबर है, E1 के। E2 क्रॉस E3 इज इक्वल टू E1 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U3 का, डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U3 ये किसके बराबर आ गया, E1 ओवर H2 H3, ठीक है। और यहां से मेरे पास E1 किसके बराबर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट E1 इज इक्वल टू H2 H3 डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U3, ठीक है, क्लियर है। ये जो एक चीज हमने प्रूव करनी थी, E1 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू H2 H3 डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U3, वो हमने यहां पर प्रूव कर दी। नाउ हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, विद सिमिलर इक्वेशंस फॉर E2 एंड E3। हमने E1 के लिए कैलकुलेट किया है, अब हमने किसके लिए कैलकुलेट करनी है, E1 के, E2 के लिए और E3 के लिए। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं E2 के लिए, ठीक है। सो ये मैंने मिटा दिया है, आपके एलएम में पहले ही है, ठीक है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, नॉट टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा, मैं दोबारा भी लिख देता हूं जल्दी से, डेल्टा U1 इज इक्वल टू E1 यूनिट वेक्टर ओवर H1, डेल्टा U2 इज इक्वल टू E2 यूनिट वेक्टर ओवर H2, डेल्टा U3 इज इक्वल टू E3 यूनिट वेक्टर ओवर H3। हमने यहां पे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लिया डेल्टा U2 की और डेल्टा U3 की। नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं इसकी डेल्टा U3 की और डेल्टा U1 की, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा U3 क्रॉस डेल्टा U1, ताकि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इसी तरह राउंड एंड राउंड चलती रहे। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 की 2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, 2 की 3 के साथ और फिर 3 की 1 के साथ, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं तो मेरे पास ये पॉजिटिव नॉर्मल आ रहा है, जो आउटवर्ड राउंड नॉर्मल वेक्टर होता है। अगर मैं 2 से 1 की तरफ जाऊंगा तो वह इन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो अगर एक वेक्टर A है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वाला हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -a के साथ, ठीक है। तो हम उसी तरह ही एक ही डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। अब हमारे पास डेल्टा U3 है, E3 ओवर H3 क्रॉस E1 ओवर H1, वही फार्मूला यूज करते हुए MA क्रॉस MB इज इक्वल टू MN, स्केलर हमने बाहर ले लिए, A क्रॉस B आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 ओवर H1 H3, स्केलर चाहे M को N से करें, N को M से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, E3 क्रॉस E1 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब E3 क्रॉस E1 का जवाब क्या आना चाहिए, जिस तरह हमारे पास K क्रॉस I होता है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, वो किसके बराबर आ जाता है, K क्रॉस I J के बराबर, ठीक है। तो ये E3 क्रॉस E1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा U3 क्रॉस डेल्टा U1 1 ओवर H1 H3। ये E3 क्रॉस E1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, E2 के साथ, क्योंकि जब मैं 3 वाले की 1 वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास
E2 यूनिट वेक्टर साथ E2 आ जाएगा। सो ये क्या आ गया E2 यूनिट वेक्टर, वेयर हमने क्या यूज किया है E3 क्रॉस E1 इज इक्वल टू E2 यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आ गया E2 इज इक्वल टू H1 H3 डेल्टा U3 क्रॉस डेल्टा U1। ठीक है, ऑन अ सिमिलर लाइंस अब हम किसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे? हमने सबसे पहले प्रोडक्ट लिया था 2 का 3 के साथ, फिर हमने लिया 3 का 1 के साथ। अब हमारा कौन सा प्रोडक्ट रह गया है? 1 का 2 के साथ। सो नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 विद 1, ठीक है, 2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेने लगे हैं। सो डेल्टा U1 क्रॉस डेल्टा U2 किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा U1 किसके बराबर है? E1 ओवर H1, E1 ओवर H1, ठीक है। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगी? E2 ओवर H2। क्लियर है? अब हमारे पास सिमिलरली वही वाला फार्मूला आगे चल जाएगा कि आपके पास स्केलर जो है H1 और H2 स्केलर फंक्शंस, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। सो हमारे पास क्या बन गया? डेल्टा U1 क्रॉस डेल्टा U2, ये किसके बराबर आ गया? 1 ओवर H1 H2, अंदर क्या आ जाएगा? E1 क्रॉस E2 यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब E1 क्रॉस E2, 1 का ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3 है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब मैं 1 की क्रॉस प्रोडक्ट 2 के साथ लूंगा तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो 1 और 2 के मिलने से जो प्लेन बना रहा है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो आपके पास हमारे पास चूंकि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमारे पास E1 E2 और E3 क्या है? एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास क्या बन गया? E1 की क्रॉस प्रोडक्ट E2 के साथ ली तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 1 ओवर H1 H2। E1 की क्रॉस प्रोडक्ट ली तो क्या जवाब आ गया? E3, वेयर हमने क्या यूज किया है? E3 जो है वो बराबर है E1 क्रॉस E2 के। ठीक है, सो अगर मैं इसको देखता हूं डेल्टा U1 क्रॉस डेल्टा U2, ये H1 H2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास क्या बन गया? H1 H2 डेल्टा U1 क्रॉस डेल्टा U2। सो हमने जो हमारा टारगेट था कि हमने कैलकुलेट करना था E1 इज इक्वल टू H2 H3 डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U3, वो हमने प्रूव कर लिया। सिमिलर इक्वेशंस जिस तरह की हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट लेके कैलकुलेट की थी E2 के लिए और E3 के लिए, वो हमने E2 के लिए भी कैलकुलेट कर ली और E3 के लिए भी कैलकुलेट कर ली। तो आसान, याद रखना भी आपके लिए बहुत आसान सा काम है कि E1 यूनिट वेक्टर है, 1 से हम 2 की तरफ जाते हैं, 2 से हम 3 की तरफ जाते हैं और 3 से हम 1 की तरफ आते हैं। तो 1 वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 और 3 की क्रॉस प्रोडक्ट अदर वाले आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनकी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी। तो E1 किसके बराबर आ गया? डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U3 और कॉरेस्पॉन्डिंग स्केल फैक्टर्स H2 H3। E2 किसके बराबर आएगा? E2 से हम 3 की तरफ जाते हैं और 3 से 1 की तरफ, तो डेल्टा U3 क्रॉस डेल्टा U1 और H3 H1 आपके पास, या H1 H3 भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह E3 किसके बराबर आ गया? 3 से हम 1 की तरफ जाते हैं, तो डेल्टा U1 क्रॉस डेल्टा U2 H1 H2। ठीक है, तो ये जो हमने E1 E2 E3 और ये वाले जो एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किए हैं, ये जो 3 हमने क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कैलकुलेट किए थे, इनको भी हम यूज करते हुए डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप उसको भी देख सकते हैं। एट द एंड आप वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।